बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर के कुछ अहम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिनके ज़रिए बीएसआईटी के स्टूडेंट्स, बीएससीएस के स्टूडेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम टर्न बाय टर्न। माय स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 1 है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। कि स्टैक के अंदर जो एलिमेंट को इंसर्ट करने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है क्रिएट, ऑप्शन नंबर 2 में पुश, फिर इवैल्यूएशन एंड पॉप। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है पुश। तो इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है। अब आप देखें, अगर थोड़ा गौर करें तो ये हमारे पास एक स्टैक है जिसके अंदर पहला एलिमेंट मौजूद है और ए, और टॉप उस टाइम 0 पर मौजूद है और 0 इंडेक्स पर मौजूद है। फिर हमने बी को पुश किया, यानी कि इंसर्ट किया। तो यही हम यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग होता है उसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। फिर यहाँ पर सी को पुश किया, फिर डी को पुश किया, फिर ई को पुश किया। अब इसके अंदर दो तीन चीजें कंसिडरेबल हैं। अगर आप इस पे गौर करें तो हमारे पास जैसे ही हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद जो टॉप है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, हमने जब बी को इंसर्ट किया तो टॉप 1 पे आ गया, जब हमने सी को इंसर्ट किया तो टॉप 2 पे आ गया, एंड सो ऑन। और दूसरी इसके अंदर जो रिमार्केबल चीज है, जो अहम पॉइंट है, वो ये है कि जब हमारा स्टैक फुल हो जाता है तो इस कंडीशन को स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। इसको भी आपने अपने जहन में रखना है, अक्सर ऑब्जेक्टिव्स इससे रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हमारे पास हो गया। और दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि मैंने इन ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि एक ऑब्जेक्टिव के अंदर कई ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कवर हो जाते हैं। इसलिए आपने पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से सुनना है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 हमारे पास है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड। कि स्टैक से जब हम किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए क्रिएट, बी पुश, सी इवैल्यूएशन और डी पॉप। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है पॉप। यानी एक स्टैक के अंदर जो आइटम को या एलिमेंट को इंसर्ट करने का प्रोसेस होता है उसको पुश कहते हैं, और जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है स्टैक में से किसी एलिमेंट को उसको पॉप कहते हैं। ये यहाँ पर मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे पास इनिशियल स्टैक मौजूद है और ये इसके इंडेक्स है, ये इसके एलिमेंट है। जब हम यहाँ से 10 को रिमूव करते हैं तो देखें इसको पॉप कहते हैं। फिर हमने यहाँ से 8 को रिमूव किया, फिर हमने यहाँ से 6 को रिमूव किया, फिर हमने यहाँ से 4 को रिमूव किया, फिर यहाँ से हमने 2 को रिमूव किया। अब यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो देखें, जब हमारा स्टैक फुल होता है यानी उसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसके साइज के मुताबिक, तो टॉप जो है, जो हमारे पास पॉइंटर होता है वो टॉप पर मौजूद होता है। और जैसे ही हम उसमें से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो टॉप जो पॉइंटर है उसके अंदर एक डिक्रीमेंट हो जाता है, यानी -1 हो जाता है। जो पुश ऑपरेशन था उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट होता है, और जो हमारे पास पॉप ऑपरेशन होता है उसके अंदर एक डिक्रीमेंट होता है। और दूसरा अहम पॉइंट इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब हमारा स्टैक बिल्कुल एम्प्टी होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो। तो ये दो पॉइंट्स भी आपने अपने जहन में रखने हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 3 आ गया। इन अ स्टैक इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक इट इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर
यूजर किसी एलिमेंट को रिमूव करने की ट्राई करता है खाली स्टैक में से, यानी स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है और हमने इसको डिलीट करना है, यानी यूजर किसी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है एम्प्टी स्टैक में से। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो इसके लिए ए है अंडरफ्लो, बी है एम्प्टी कलेक्शन, सी है ओवरफ्लो और डी हमारे पास है गार्बेज कलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अंडरफ्लो। अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने इसको डिस्कस भी किया, यहां पर भी मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। When new data is to be inserted into the data structure, जब नया डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करना हो बट देयर इज नो अवेलेबल स्पेस, लेकिन अवेलेबल स्पेस मौजूद ना हो, फ्री स्टोरेज लिस्ट इज एम्प्टी, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो। तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को ओवरफ्लो कहते हैं। व्हेन वी वांट टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर, और जब हम डेटा स्ट्रक्चर में से डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, दैट इज एम्प्टी, जो कि खाली हो, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। इस सिचुएशन को अंडरफ्लो के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 4, एंट्रीज इन अ स्टैक आर ऑर्डर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड एंट्रीज हो स्टैक के अंदर तो इसका मतलब क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि देयर इज अ सीक्वेंशियल एंट्री दैट इज वन बाय वन। ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि सीक्वेंशियल यानी तरतीब से एंट्री होती है वन बाय वन स्टैक के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 5, स्टैक इज आल्सो कॉल्ड एज, कि स्टैक का दूसरा नाम क्या है? तो हमारे पास है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं और फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, ये हमारे पास स्टैक मौजूद है और ये पुश ऑपरेशन है और ये हमारे पास पॉप है। पुश ऑपरेशन को फर्स्ट इन लास्ट आउट और पॉप ऑपरेशन को लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 6 आ गया, इज अ पाइल इन विच आइटम्स आर एडिड एट वन एंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर, कि हमारे पास ऐसा तरीकेकार जिसमें हम एक एंड से आइटम को ऐड करते हैं और दूसरे एंड से हम इसको रिमूव करते हैं आइटम्स को, तो उसको क्या कहते हैं? स्टैक, क्यू, लिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है क्यू। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर जाएं, उसके लिए मैंने ये दो डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये क्यू है, ये एक लाइन है, इसमें से ये जो फ्रंट एंड होता है यहाँ से आइटम रिमूव होता है और जो बैक एंड है इससे आइटम इंसर्ट होता है। ए क्यू लाइन ऑफ अ पीपल, ये लोगों की एक लाइन है और जब भी हमने आइटम को रिमूव करना होगा वो यहाँ से करना होगा फ्रंट से, और जब भी आइटम को डिलीट करना होगा वो रेयर से हमने इसको डिलीट करना होगा यानी बैक से। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जब भी हमने आइटम को डिलीट करना होगा फ्रंट एंड से, और क्यू के अंदर जब भी आइटम इंसर्ट होता है वो बैक एंड से यानी रियर एंड से। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 7, what will be the value of top if there is a size of stack size is 5? अगर हमारे पास स्टैक का साइज 5 होगा तो टॉप की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एरे है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन 0 होती है, इसलिए 0 1 2 3 4। तो आइटम इसके अंदर कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, और हमारे पास टॉप की पोजीशन क्या है? 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 8, इन लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन द मिनिमम ऑफ 2 फील्ड्स, के लिंक लिस्ट के अंदर हर जो फील्ड हर जो नोड होती है उसके कम से कम 2 फील्ड्स होते हैं। वन फील्ड इज डेटा फील्ड टू स्टोर द सेकंड फील्ड इज, और जो सेकंड फील्ड है वो क्या कहलाता है? पॉइंटर टू नोड। सेकंड जो फील्ड है वो किसी न किसी नोड को पॉइंट कर रहा होता है। यहाँ पर मैंने इसको इलस्ट्रेट भी कर दिया।
और ये सारे जो मेरे लेक्चर्स हैं उनकी जो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी है, वहाँ से इसको अच्छे तरीके से आप इसको वॉच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नोड है, पहली नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड। तो पहले नोड के अंदर डेटा मौजूद होता है और ये डेटा फील्ड, और दूसरी नोड के अंदर पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, ये ये वाला जो फील्ड है ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, फिर ये वाला फील्ड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और आखिरी जो फील्ड होता है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हम थोड़ा गौर करें, ये हमारे पास एक कोड दिया गया है और उसमें वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इज यूज टू क्रिएट न्यू नोड, के दर्ज झेल में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है नई नोड क्रिएट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए। इसको भी मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, वहां से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वॉच करने के बाद। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है लिंक लिस्ट इज कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारे पास मेमोरी एलोकेशन होती है वो डायनामिक होती है, यानी एट रन टाइम होती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 11, इन लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ए नोड कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। वो कह रहा है कि लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो कौन कौन सी होती है, डेटा, लिंक, डेटा एंड लिंक नोड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डेटा एंड लिंक। अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 12 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ, के दर्ज झेल में से कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ हैविंग 7 वर्टिसेस। अगर हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर 7 वर्टिसेस मौजूद हों तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 49। इसकी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। इसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय n। तो हमारे पास n कितना है 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 49 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम टेक्स द सेम टाइम इन ऑल 3 केसेस, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट, के कौन सा एल्गोरिदम जो है वो तीनों केसेस के अंदर सेम टाइम लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया मर्ज सॉर्ट। उसके बाद 15, फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज करेक्ट, कि हमने एरे को डिक्लेयर करना है तो इसका करेक्ट वे हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे, उसके बाद एरे का साइज हमने मेंशन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इन स्टैक फॉर एक्सेसिंग एन nth एलिमेंट फ्रॉम द टॉप विच कमांड नीड्स टू यूज, कि हमने nth एलिमेंट को एक्सेस करना है टॉप से। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट मेथड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा टॉप प्लस n। तो यानी कि टॉप से एक ऊपर एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच रिकर्सिव एल्गोरिदम आर वर्कड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बॉटम अप अप्रोच। तो इसको भी देख लेते हैं कि रिकर्सिव एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इन द रिकर्सिव एल्गोरिदम वी ट्राई टू सॉल्व सब प्रॉब्लम्स फर्स्ट, हम सब प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करते हैं, देन वी यूज देयर रिजल्ट, फिर उनके रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं, अराइव और पहुंच जाते हैं एट द सोल्यूशन पर ऑफ बिगर प्रॉब्लम्स, बड़े मसाइल के। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए आ गया। उसके बाद नंबर 18, सपोज सर्वर एंड क्लाइंट आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, के सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
एंड बोथ आर वर्किंग एट अ डिफरेंट स्पीड, लेकिन उनकी स्पीड के अंदर वेरिएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर सिंक्रोनाइजेशन? तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्यू होगा। ये यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है। ए क्यू कैन बी यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिकॉज इट वर्क्स ऑन द फीफो रूल, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज गिवन बाय बाइनरी सर्च ट्री इफ वी ट्रेवर्स इट इन ऑर्डर? अगर हम इन ऑर्डर के अंदर ट्रेवर्स करें तो कौन सा बाइनरी सर्च ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज गिवन बाय बाइनरी सर्च ट्री इफ वी ट्रेवर्स इट इन ऑर्डर? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री ऑलवेज गिव्स द एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर विच इज असेंडिंग। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम? के प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम का बुनियादी मकसद हमारे पास क्या होता है? टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। द प्रिम्स एल्गोरिदम वर्क्स ऑन द वर्टेक्स एंड द क्रुस्कल्स एल्गोरिदम वर्क्स ऑन द एजेस फॉर फाइंडिंग अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और यही चीज इस ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछी गई है। Objective number 21, which of the following operations are dependent on the length of the linked list if we have pointers to first and the last node of a singly linked list? इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पॉइंटर पहली नोड पर मौजूद है और आखिरी नोड पर मौजूद है सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर, तो इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट ये है कि डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, कि हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है कि फॉर डिलीटिंग लास्ट नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट वी हैव टू ट्रेवर्स ऑल नोड्स, सो वी कैन से दैट ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम? के एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? फ्लो चार्ट। आप इसके बारे में अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं, ये यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप अपने इसको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अ प्रोग्राम इज कॉल्ड? जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है प्रोग्राम का उसको एल्गोरिदम कहते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ एनी प्रोग्राम। उसके बाद 24, which of the following is the advantage of finding maximum and minimum using the divide and conquer method instead of conditional operator? तो इसका करेक्ट आंसर है रिड्यूस टाइम कम्प्लेक्सिटी। ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। द डिवाइड एंड कंकर वर्क्स ऑन टॉप डाउन अप्रोच, divide problem into sub problems and solving them, and it takes less time in finding maximum and minimum. उसके बाद my dear student क्वेश्चन नंबर 25, ए ट्री विद नो नोड्स इज कॉल्ड? ऐसा ट्री जिसके अंदर कोई नोड मौजूद नहीं है उसको हम नल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द डैश ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड टू बी द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन द ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है हाइट। तो ये वाले भी लेक्चर मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स को, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। माय स्टूडेंट आप उनको अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विच सॉर्टिंग टेक्निक इज रेकमेंडेड फॉर द रन्स होल्डिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड लेस देन 15? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सिलेक्शन सॉर्ट, यानी अगर हमारे पास 15 से लेस देन रिकॉर्ड मौजूद होंगे और हमने सॉर्ट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट की ऑप्शन जो है वो बेस्ट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ए डैश इज अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ जी दैट इंक्लूड्स ऑल वर्टिसेस ऑफ जी एंड इज आल्सो अ ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है स्पैनिंग ट्री। उसके बाद 29, डैश इज वन ऑफ द सॉर्टिंग टेक्निक्स दैट इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग स्मॉल लिस्ट। स्मॉल लिस्ट को जब भी हमने सॉर्ट करना हो तो उसके लिए सिलेक्शन सॉर्ट मौजूद होती है हमारे पास। एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बुनियादी तौर पर नोड्स भी होते हैं और एजेस भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बोथ ए एंड बी। तो इसको आप करेक्ट कर लें।
यहां पर बी भी मौजूद है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, इन डैश ट्रेवर्सल स्टार्स विद द लेफ्ट मोस्ट सब ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है पोस्ट ऑर्डर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ए डैश इज अ स्पेशल केस ऑफ द ट्री वेयर नो नोड ऑफ अ ट्री कैन हैव अ डिग्री मोर देन 2। तो बाइनरी, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बाइनरी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, डैश कनेक्ट्स नोड्स विद वन अनदर इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो एज, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास एज है। उसके बाद 34, ए डैश इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए रूट नोड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ट्री है, जिसके अंदर रूट नोड मौजूद होती है। उसके बाद 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दर्ज झेल में से कौन सा जो है ऑप्शन वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, द टाइम द कंप्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम इज ओ एन स्क्वायर। उसके बाद 37, द कंप्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की जो कंप्लेक्सिटी हमारे पास होगी ओ एन लॉग एन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, एवरी नोड एन इन अ बाइनरी ट्री एक्सेप्ट द रूट हैज अ यूनिक पेरेंट कॉल्ड द प्रीडिसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास प्रीडिसेसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद माय स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव नंबर 39, 3 स्टैंडर्ड वेज ऑफ ट्रेवर्सिंग इन अ बाइनरी ट्री टी विद रूट आर। तो इसका यानी कि 3 जो स्टैंडर्ड वे है ट्रेवर्सिंग के बाइनरी ट्री के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर एरे, जिसको हम सिंगल डायमेंशन एरे भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये 40 MCQs कंप्लीट हो गए।